की पुष्टि जरूर करना चाहूँगा। ज़रा मुझे बताइए, क्या कुछ बदला है इस बीच ईरान में? और डोनाल्ड ट्रंप को क्या अपने राष्ट्र को संबोधित करना, अपने देश को देश के लिए भाषण देना महंगा पड़ गया क्या यहाँ से? और ये एक अलग जज्बा दिखाई दे रहा है, एक अलग ताकत दिखाई दे रही है ईरान की। और अमेरिका जो कहता था कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं उसको कोई छू भी नहीं सकता, और उसको आखिर गिराने, और एक नहीं, अभी तक जो मैं देख रहा था लगभग 20 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं, एक दो नहीं 20, और इस जंग में महीने भर में। कैसे इतनी ताकत कहां से आ गई अचानक ईरान के पास? अब्दी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आदाब और सलाम अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में, और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में, और आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों के खिदमत में, हिंदुस्तानियों की खिदमत में। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पर। बहुत ही अहम सवाल आपने किया है यहाँ पर, कि पहली बात तो ये कि क्या ट्रंप का जो दावा था वो खोखला नजर आ रहा है, और उनका जो देश के नाम, अपने देशवासियों के नाम जो संबोधन था वो उल्टा पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके संबोधन में कोई नई बात नहीं थी, वही बात जो वो पहले दिन से कहते हुए नजर आ रहे थे वही थी। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में बहुत शॉर्ट में इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसके एतबार से, और एक हिस्टोरिकल जो है वाकया मैं अर्ज कर दूं कि इस्लाम के आने से, यानी हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत हो चुकी थी, वो पैदा हो चुके थे। उनके क्या कहते हैं, इस्लाम का ऐलान करने से पहले अबराहा एक बहुत बड़ा सुपर पावर था उस जमाने का, उसने अरब के ऊपर आकर कब्जा कर लिया था। और जब अरब पर आकर कब्जा किया तो उस खाने काबा जो है मक्का, उसको गिराना चाहता था। उस वक्त जब वो हाथियों का लश्कर लेके आया, कुरान में एक सूरा है उसका नाम है सूरह फील। फील का मतलब होता है हाथी। जब वो वहां पर वो लेके आया तो आसमान के ऊपर से छोटी छोटी जो है वो चिड़िया होती है, उनका नाम है अबाबिल, जो अपने छोटी छोटी चोंच के अंदर छोटे छोटे पत्थर लेके आए थे, जिसका नाम था सिज्जील, जिसके नाम के ऊपर इन्होंने एक मिसाइल भी बनाई है जिसका नाम है सिज्जील। आपने सुना होगा। जी जी, हम लोग सिज्जिल कह रहे थे। अच्छा, सिज्जिल है, वो सिज्जिल है। सिज्जील, सिज्जील, सिज्जिल जी, समझ गया। इसका इस्तेमाल किया है ईरान ने, इसका इस्तेमाल किया लगभग सप्ताह भर पहले। हम लोग उसको सिज्जिल कह रहे थे, लेकिन आज सही प्रोनाउंसिएशन आपने बताया, सिज्जिल। सिज्जिल जी जी। तो सिज्जिल गिरी थी ना, तो अबराहा का पूरा लश्कर, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, पूरा लश्कर जो है वो चबाए हुए भूसे की तरह हो गया था। कास्फी माकूल, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कुरान ने, कि चबाए हुए भूसे की तरह हो गया था। तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो इसी के ऊपर चल रही है। रही बात ये कि ये क्लेम अमेरिका का है कि हम सुपर पावर हैं, ये क्लेम अमेरिका का है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये क्लेम अमेरिका का है कि हमारे जेट, हमारे जो फाइटर्स जेट हैं, हमारे जो हथियार हैं, उनसे बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्लेम है। क्लेम उस वक्त जो है अपनी हैसियत पूरी कर सकता है जब वो साबित हो सके, यानी उनका जहाज कोई मार नहीं सकता है। जैसे ही किसी ने मार दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुमसे भी सुपीरियर कोई है, अब तुमसे ऊपर भी कोई है जो तुमको मार सकता है। तो यहाँ पर वो जो क्लेम था वो टूट गया। ईरानियों का क्लेम क्या है? ईरानियों का क्लेम टेक्नोलॉजी के साथ, तालीम के साथ, इस क्राइसिस में, इस बहरान में 47 साल से सैंक्शन के साथ बेहतरीन प्लानिंग है, बेहतरीन एजुकेशन है, अपने वतन का साथ और वतन से वफादारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जी। अभी आपने देखा, आपने खुद ही वो विजुअल्स दिखाए कि पायलट्स को पकड़ने के लिए बजाय इसके कि अमेरिका का फाइटर जेट आ गया है, अमेरिका का हेलीकॉप्टर आ गया है और हमको भाग जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको इससे भागने के लिए इन्होंने क्या किया, उसका मुकाबला किया। ये मुकाबला, ये हिम्मत, जब जालिम के सामने मजलूम खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ने के लिए आमादा हो जाता है, ये जुर्अत जब पैदा हो जाती है, तभी वो सुपर पावर का दावा करने वाली ये ताकतें चकनाचूर नजर आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एजुकेशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, हिम्मत और कौम की और मुल्क वालों की वफादारी, ये ईरान की ताकत का जरिया है जो भी आपके सामने दिखाई दे रही है। और ये चीजें नियोजित थी पहले से,
नहीं है कि जो है वो जैसे जैसे हो रहा है हमला और वैसे वैसे डिटेंस किया जा रहा है। जी नहीं, ऐसे मुकाबला किया जा रहा है। पहले से ये सारी चीजें प्लान थी कि अगर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये काम किया जाएगा। हमको ये लग रहा है और दुनिया वालों को ये लग रहा है कि F-35 अगर मार गिराया है तो वो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, नहीं बनाई हुई थी, इस्तेमाल अब किया है, जैसा कि अभी इनके जो कमांडर्स हैं और जो बड़े लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तमाम चीजें अमेरिका के लिए और अमेरिका वालों के लिए, उनके अलाइज के लिए एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ी इबरत है। और अभी वेट एंड वॉच, आगे भी कुछ चीजें आने वाली हैं जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। जी, अभी अभी आपने आपने भी वही बात कही जो ईरान के टॉप लीडर्स कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, अभी बहुत कुछ आने वाली हैं और चौंकाएंगे हम दुनिया को। और चौंका तो रोज रहे हैं ईरान रोज चौंका रहा है, ये दिख रहा है। अब्दी साहब, सवाल यहाँ है, फिर आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। सवाल यहाँ ये है कि क्या अब यहाँ से अमेरिका, और मतलब आज से 15 दिन पहले इस जंग को देखिए, आज 15 दिन बाद इस जंग को हम देख रहे हैं। ईरान में कल से लेकर आज तक शायद हमले थोड़े कम हुए हैं, जहां तक हमारे पास खबर है। जो अभी तक हमले हो रहे थे, जितने ज्यादा हमले हो रहे थे, वो थोड़े कम हुए हैं। क्या ये फाइटर जेट गिराने के कारण हुआ है या इसके पीछे कोई और रणनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो गिरा रहे थे कि 24 घंटे की सीज फायर कर लो, इस कारण हुआ है या कुछ और है? जरा बताइए। क्योंकि और अगर हमले हुए हैं वैसे ही जैसे 15 दिन पहले हो रहे थे, जैसे अभी 2 दिन पहले हो रहे थे, वैसे ही हो रहे हैं, तो शायद मेरी जानकारी कमजोर है, जरा उसको दुरुस्त कीजिए। जी, ये वाली बात आपकी तो बिल्कुल सही है कि हमले थोड़े कम हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमले नहीं हो रहे हैं। हमले लगातार हो रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं। लेकिन ये कहा जाए कि वो इस वजह से कर रहे हैं, जी नहीं। अमेरिका, स्पेशली ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये मक्कार हैं, फरेबकार हैं। ईरानी जो धारणा है और ईरानी जो लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब चीजें डरने वरने की वजह से नहीं है, ये एक धोखा है। इस धोखे की वजह से ये काम हो रहा है। अगर वो पीछे हट भी रहा है तो वो धोखा देने के लिए हट रहा है। इवन जो इन्होंने 24 घंटे का जो सीज फायर का प्रपोजल था जो ठुकराया है, वो इसीलिए ठुकराया है कि पहले दिन से ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम एंड ऑफ वॉर चाहते हैं, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं। हमने इसके पहले सीज फायर का धोखा जो है हम खा चुके हैं। अभी आखिर जो है, वो जो अक्लमंद इंसान होता है वो एक ही छेद से, यानी सांप के बिल से, एक सांप के बिल से 2 बार डसा नहीं जाता है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जो दुनिया का फरेबकार इंसान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है, जिसने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, जिसने अपने अलाइज को धोखा दिया है, तो दुश्मन क्या है? दुश्मन तो ईरान का तो वो कसम खुर्दा दुश्मन है। लिहाजा ईरान उसके ऊपर भरोसा करने वाले नहीं है। इवन वो लोग जो ईरान की, जो अमेरिका की तरफ से मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं अब, और चाह रहे हैं कि सीरिया से बातचीत हो जाए, ईरान उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है पहली शर्त जो है वो एंड ऑफ वॉर है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भरोसा किसके ऊपर किया जाएगा, किसकी बात के ऊपर किया जाएगा? भाई इजिप्ट है, रशिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत आगे आगे है। पाकिस्तान की बात के ऊपर भरोसा किया जाता है क्या? किया जा सकता है? दुनिया वालों के लिए कितना रिलायबल है पाकिस्तान? इजिप्ट जो है वो खुद अमेरिका की ही देन है। सारा जो खा पी रहा है, सब जो माई बाप जो है वो अमेरिका है। सारा पैसा, सारी एड जो है वो इजिप्ट को अमेरिका की तरफ से मिल रही है। रशिया का नाम अगर आ रहा है तो रशिया से और अमेरिका से तो दुश्मनी है। वो कब तक, वो तो चाहेगा कि रशिया बीच में पड़े और फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, रिजिम में आगे के लिए जो है वो उसका चेहरा बिगड़ जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए। ट्रंप के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते हैं नेतन्याहू। ट्रंप के ऊपर ट्रंप वाले भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए भी, आपने शुरुआत में बताया कि उसके जितने भरोसेमंद लोग थे उसने अपने वालों को हटा दिया। तो अभी जो मसला है वो बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर ईरान ने जो प्रपोजल रखा है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करना बंद कर दें और तुम्हारे अलाइज के ऊपर हमला करना बंद कर दें, तो पहली चीज ये है कि तुम ये क्या कहते हैं, गारंटी लो कि हमला नहीं होगा। अच्छा, अब गारंटी कौन लेगा कि हमला नहीं होगा? गारंटी उस सूरत में होगी कि जब यहाँ से आप अपना बोरिया और बिस्तर समेटेंगे
और निकल जाएंगे, इस रीजन तक में आप दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा जो शर्त रखी है ईरान ने, वो ये रखी है कि आप इस रीजन में दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जी आपके सवाल के ही बीच में है। जी तो जी, अभी प्लीज ऐलान हो जी रहा है खाड़ी के देशों की तरफ से, बार बार जो है वो लोग कह रहे हैं कि हमको मारा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे देश के ऊपर हमला हो रहा है। बाबा, तुम्हारे देश के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, ये ईरान ने कई मर्तबा कहा है। सुप्रीम लीडर ने जो है वो अपने पहले संदेश में ये बात कही थी कि खाड़ी के देश हमारे जो है वो दोस्त हैं, हम रीजन में दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं। आपने चूंकि अपनी जमीन को अमेरिका के हवाले किया, आपने अपने आसमान को अमेरिका के हवाले किया, जिसके नतीजे में हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, मासूम और बेगुनाह बच्चे मारे गए, मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो अब चूंकि वहां पर आप उनके बेसेस हैं, हम उनको उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत दो तरीके की है, या तो आप, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अब तो या तो आप जो है आपने बेसेस दिया और आप राजी हैं कि आपके बेसेस और आपका आसमान ईरान के ऊपर हमला करने में आप उससे राजी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और ईरान पर हमला करने में आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो उसका जवाब भी आपको ही झेलना पड़ेगा। दूसरी बात ये तो हक है ईरान का। दूसरी बात यहाँ पर यह है जो इंपॉर्टेंट है, वो कि या फिर आपकी बात अमेरिका नहीं मान रहा है, वो आप मना करते जा रहे हैं, मना करते जा रहे हैं, और वो आपकी बात नहीं मान रहा है और आप मजबूर हैं। अब अगर ईरान वहां पर हमला कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहली चीज ये है कि अमेरिका यहाँ से बाहर निकले तो गारंटी होगी कि दोबारा इतनी आसानी से ईरान के ऊपर हमला नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ईरान की और भी जो शर्तें हैं, बार बार सवाल यही पैदा होता है कि ईरान पहल क्यों नहीं कर रहा है। बाबा, ईरान ने तो पहल की हुई थी। ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया था, ईरान बातचीत कर रहा था। ईरान जो है वो हर तरीके से, यानी आप उनका जो एनर्जी प्लांट है, पावर प्लांट है, उसके लिए लोग आ रहे थे, वहां से आके चेक कर रहे थे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बीच में मीडिएटर थे, उन्होंने कहा कि टॉक्स बहुत अच्छी जा रही थी, मैं पूरी उम्मीद हो गया था कि एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें तो ईरान की तरफ से हो रही थी। धोखा किसने दिया? अमेरिका ने दिया, नेतन्याहू ने दिया। अब जब इन्होंने धोखा दिया है तो अब इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए और वो सजा बहुत ही सख्त होगी। जी, ये बताइए जरा कि ये ईरान के जो एम्बेसीज हैं अलग अलग, साउथ अफ्रीका की में ईरान की एम्बेसी, कनाडा में ईरान की एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया में ईरान की एम्बेसी, पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी, भारत में ईरान की एम्बेसी, सबके मैसेज जो हैं बड़े मज़ेदार आ रहे हैं। अभी मैं 2-3 एम्बेसीज के मैसेज पढ़ के सुना है। अभी हमने रिजीम चेंज का, अभी जो फोटो क्रॉस रिजीम चेंज चले थे, रिजीम चेंज करने, हमारे यहाँ हो गया, आपके यहाँ चेंज। ये साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी का है। पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी ने कहा है कि अच्छा है कि जो पायलट है वो ईरान में गिरा है, अगर वो अमेरिका के हवाले हो जाता तो अमेरिकन खुद ही मार डालते, हमारे यहाँ कम से कम सेफ तो रहेंगे। देखिए, ये वहाँ का है। भारत में ईरान की एम्बेसी का भी अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया था आपको, जिसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने लाता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता, ये ईरान, यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक साफ क्लियर पैटर्न सामने आता है। वो ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता है। यहाँ स्ट्रेटेजिकली ये लोग विफल हो गए हैं, ये लोग फेल हो गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन है ईरान में, जो दबाव यानी प्रेशर को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। ये यहाँ का है। ऐसे रोज देखता हूँ ईरान में जो ईरान कॉन्सुलेट इधर जो हैदराबाद में है या उधर मुंबई में है, वहाँ से भी मैसेजेस, जापान में ईरान की जो एम्बेसी है वहाँ मैसेजेस। ये स्ट्रेटेजी मुझे ज़रा समझाइए, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रेटेजी के, ये भी रणनीति का एक पार्ट है क्या इस जंग में, कि दुनिया के किसी भी देश में अगर ईरान की एम्बेसी ही सही, लेकिन क्या इसके ज़रिए वो मैसेज जो स्ट्रेटेजिकली ईरानियों के बीच शायद उत्साहवर्धन करने के लिए डाला जा रहा हो, किया जा रहा हो, या कुछ और है इस जंग में, क्या इनडायरेक्ट रूप से एम्बेसीज का भी कुछ रोल दिखाई दे रहा है? जरा इसको समझाइए।
देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। जब वॉर होती है तो पहले दो तो तीन पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये कि जब वॉर होती है तो खाली वॉर जो होती है वो हथियार से नहीं होती है, फाइटर जेट्स और मिसाइल और बॉम्ब से नहीं होती है, बल्कि आज के जमाने में, इतने आधुनिक जमाने में जब आप बात कर रहे हैं, तो पहले जमाने में होता होगा कि गोले मार दिए, बारूद मार दिए। और वॉर जीतने के लिए एक तरफ से जहां पर हथियारों की जरूरत होती है और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो प्लानर होते हैं वो अपने प्लान्स तैयार करते हैं, उस तरीके से हमला करते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से जो वॉर होती है वो साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। जिस तरीके से आप देखें कि इस वक्त पूरा वेस्टर्न मीडिया फेक न्यूज फैलाने के ऊपर लगा हुआ है, और जिस तरीके से खुद क्या कहते हैं, ट्रंप आते हैं और आने के बाद जो है वो ऐसे ऐसे झूठ हर अपने एक क्या कहते हैं बयान में नया झूठ को लेकर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान की जो है वो आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, ईरान के मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, ईरान जो है वो रिजिम चेंज हो गया है, फला हो गया है, फला हो गया है। तो ये उनकी तरफ से हो रहा है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं दुनिया वालों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर नहीं, दुनिया वालों के ऊपर, कि हमने जंग जीत ली है और हमने ईरान को, अभी भी हम सुपर पावर हैं। इसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है पूरा मीडिया जो है इस वक्त वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी इसराइल का है। इवन हमारे मुल्क के भी बहुत से मीडिया चैनल्स और आउटलेट्स जो हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं, आप तो खुद ही इस फील्ड के हैं, आप फैसला कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस साइकोलॉजिकल वार को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ईरानियन चल रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका और इसराइल की जो प्लानिंग है वो वॉर क्राइम की प्लानिंग है, कि वो आके ये वॉर क्रिमिनल है पूरी दुनिया में, आज से लेके अभी से नहीं, जब से अमेरिका ताकतवर बना है, जब से सुपर पावर बना है, जब से ये दुनिया में आया है। आप मुझे हिस्ट्री में कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं कि जहां पर मोरालिटी को जो है वो फॉलो किया हो अमेरिका ने या इसराइल ने। कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप हमारे लिए हिस्ट्री में ला के नहीं दिखा सकते हैं। अमेरिका की पूरी, कल मैं एक जगह के ऊपर था तो अमेरिका के एक सपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि वो तो जब से बना है तब से वो वॉर में ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल बात आपकी सही है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो दरिंदगी के साथ है, उसका काम ही दरिंदगी है, उसका काम ही हैवानियत है। आप चाहे जापान को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं वियतनाम को ले लीजिए, अभी चाहे आप ईरान को ले लीजिए, या वो सपोर्ट करता है। तो अब मोरालिटी उसके पास नहीं पाई जाती है। दूसरी तरफ से अगर जो इस्लाम के लचीलेपन की आपने बात की कि इस्लाम जो है वो उसकी तालीमात इस तरीके से है कि सख्त से सख्त हालात में इस्लाम अपने आप को बचा भी सकता है और अपना डिफेंस भी कर सकता है और दुश्मन के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसमें दोनों चीजें, यानी मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का तरीका बताया है, वो आप अभी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ईरान किस तरीके से इसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब जंग तुम करने के लिए जाओ तो अपने कमांडर से कहा कि देखो, जब तुम जंग करने के लिए जाना तो फसलों को बर्बाद मत करना, तुम जंग करने के लिए जाना तो हरियाली और पेड़ों को बर्बाद मत करना, तुम जंग करने के लिए जाना अगर किसी जगह के ऊपर तुम कब्जा कर लेना तो वहां पर बच्चों और औरतों को और बूढ़ों को छोड़ देना, उनके ऊपर हमला मत करना, बल्कि उनके साथ अच्छाई के साथ और नेकी के साथ सलूक करना। तुम वहां पर पानी को बर्बाद मत करना, तुम वहां पर खाने पीने की चीजों को बर्बाद मत करना। जो तुमसे लड़ रहा है तुम उससे लड़ाई करना, तुम उससे मुकाबला करना। ये उसूल बताए इन्होंने। अभी आप देख लीजिए, और यही उसूल ये इसराइल की तरफ से आ रहा है। इसराइल कह रहा है कि अब्दी साहब माफी चाहूंगा, यही उसूल तो जेनेवा कन्वेंशन में भी है। यही जिनेवा कन्वेंशन में भी है कि आप निहत्थों पे वार नहीं करेंगे, सिविलियंस के ऊपर वार नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर आप वार नहीं करेंगे, आप बम्बार्डिंग नहीं करेंगे किसी पुल के ऊपर, किसी ऐसी फैसिलिटीज के ऊपर जिससे आम जनता प्रभावित हो।
और ये जिनेवा कन्वेंशन में भी है, जो आपने अपने उससे बताया वो इधर भी है, चाहे उसको मानिए या इसको मानिए, लेकिन दोनों तरफ से ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों यहां पे इन उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं। वही बात आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन इसमें जोड़ दिया और कुछ नहीं। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं आ रहा हूँ आपकी बात की तरफ। जिनेवा कन्वेंशन ने भी जो है वो तकरीबन इसी से लिया है। दूसरी बात, ईरान, आप ये बताइए कि ईरान ने कितने हॉस्पिटल्स को मारा, कितने स्कूलों को मारा, कितने सिविलियंस को मारा, कौन सा वाटर डिसलेशन सेंटर या जो है जिसको अमेरिका ईरान ने डिस्ट्रॉय किया, कितने पुलों के ऊपर ईरान ने मारा। आप मुझे एक पुल नहीं दिखा सकते हैं, एक वाटर डिसलेशन सेंटर। कुवैत के बारे में बात होती है, कुवैत के वाटर डिसलेशन सेंटर के ऊपर ईरान ने नहीं मारा है, ये फॉल्स फ्लैग है। बल्कि वहां पर बिजली बनाने का कार्यक्रम और पानी डिसलेशन का जो सेंटर है वहां पर दो एक साथ जो है प्लांट लगे हुए हैं, और वहां पर कई बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक जो सर्विस देती हैं उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर मारा और ये बताया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे प्लांट को भी मार सकते हैं, तुमको प्यासा भी रख सकते हैं, लेकिन जब पानी नाक के ऊपर से चला जाए। लेकिन अभी तक ईरान ने एक भी वाटर डिसलेशन सेंटर पर नहीं मारा, और जब भी ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है। इवन उसने कहा कि हम तुम्हारे डेटा सेंटर पे मारेंगे, हम गूगल पे मारेंगे, हम फला जगह पे मारेंगे, पर एक लिस्ट जारी की, मगर एक या दो ही जगह के ऊपर मारा। और मारने से पहले भी ये बता दिया कि इस एरिया को लोग छोड़ दें, क्योंकि हमें पब्लिक को नहीं मारना है, पब्लिक यहाँ पे चली जाए, हम वहां पर मारेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर मारेंगे। एक या दो ही बिल्डिंग को मारा और ये मार के बताया कि तुम अगर हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे पुल को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर सकते हो, तो देखो हमारी इज्जत में हो तुम, हमारे रडार में हो तुम, हम मार सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक है कि आइंदा तुम आगे नहीं बढ़ना। इसके अलावा पानी कहीं पर नहीं मारा, हॉस्पिटल कहीं पर, एक हॉस्पिटल आप नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल मारा। अगर किसी होटल के ऊपर मारा है तो कह के मारा है कि यहाँ के ऊपर इस फ्लैट में इस जो है वो क्या कहते हैं मंजिल के ऊपर अमेरिकन छुपे हैं, हमें पक्की खबर है, हम यहाँ पर मार रहे हैं, आप उठा के देख लें। उसके अलावा आरामको के बारे में जो न्यूज आ रही है वो फॉल्स फ्लैग है। मुसाद के एजेंट अरब में, अरबिस्तान में, सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में पकड़े गए हैं। किस लिए पकड़े गए? बम लगाते हुए पकड़े गए हैं। ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि जहां ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है, और जहां नहीं मार रहा है बार बार कह रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग है, ये अमेरिका और इसराइल हो गए हैं, ये लोग फेल हो गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन है ईरान में, जो दबाव यानी प्रेशर को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। ये यहाँ का है। ऐसे रोज देखता हूँ ईरान में जो ईरान कॉन्सुलेट इधर जो हैदराबाद में है या उधर मुंबई में है, वहाँ से भी मैसेजेस, जापान में ईरान की जो एम्बेसी है वहाँ मैसेजेस। ये स्ट्रेटेजी मुझे ज़रा समझाइए, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रेटेजी के, ये भी रणनीति का एक पार्ट है क्या इस जंग में, कि दुनिया के किसी भी देश में अगर ईरान की एम्बेसी ही सही, लेकिन क्या इसके ज़रिए वो मैसेज जो स्ट्रेटेजिकली ईरानियों के बीच शायद उत्साहवर्धन करने के लिए डाला जा रहा हो, किया जा रहा हो, या कुछ और है इस जंग में, क्या इनडायरेक्ट रूप से एम्बेसीज का भी कुछ रोल दिखाई दे रहा है? जरा इसको समझाइए। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। जब वॉर होती है तो पहले दो तो तीन पॉइंट मैं आपकी समझ में अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये, जब वॉर होती है तो खाली वॉर जो होती है वो हथियार से नहीं होती है, फाइटर जेट्स और मिसाइल और बॉम्ब से नहीं होती है, बल्कि आज के जमाने में, इतने आधुनिक जमाने में जब आप बात कर रहे हैं, तो पहले जमाने में होता होगा कि गोले मार दिए, बारूद मार दिए। और वॉर जीतने के लिए एक तरफ से जहां पर हथियारों की जरूरत होती है और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो प्लानर होते हैं वो अपने प्लान्स तैयार करते हैं, उस तरीके से हमला करते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से जो वॉर होती है वो साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। जिस तरीके से आप देखें कि इस वक्त पूरा वेस्टर्न मीडिया फेक न्यूज फैलाने के ऊपर लगा हुआ है, और जिस तरीके से खुद क्या कहते हैं ट्रंप आते हैं और आने के बाद जो है वो ऐसे ऐसे झूठ हर अपने एक क्या कहते हैं बयान में नया झूठ को लेकर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान की जो है वो आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, ईरान के मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, ईरान जो है वो रिजिम चेंज हो गया है, फला हो गया है, फला हो गया है। तो ये उनकी तरफ से हो रहा है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए
क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं दुनिया वालों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर नहीं, दुनिया वालों के ऊपर, कि हमने जंग जीत ली है और हमने ईरान को, अभी भी हम सुपर पावर हैं। इसको काउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है पूरा मीडिया जो है इस वक्त वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी इसराइल का है। इवन हमारे मुल्क के भी बहुत से मीडिया चैनल्स और आउटलेट्स जो हैं वो, आप बेहतर समझ सकते हैं, आप तो खुद ही इस फील्ड के हैं, आप फैसला कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस साइकोलॉजिकल वार को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ईरानियन चल रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका और इसराइल की जो प्लानिंग है वो वॉर क्राइम की प्लानिंग है, कि वो आके ये वॉर क्रिमिनल है पूरी दुनिया में, आज से लेके, अभी से नहीं, जब से अमेरिका ताकतवर बना है, जब से सुपर पावर बना है, जब से ये दुनिया में आया है, आप मुझे हिस्ट्री में कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं कि जहां पर मोरालिटी को जो है वो फॉलो किया हो अमेरिका ने या इसराइल ने। कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप हमारे लिए हिस्ट्री में ला के नहीं दिखा सकते हैं। अमेरिका की पूरी, कल मैं एक जगह के ऊपर था तो अमेरिका के एक सपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि वो तो जब से बना है तब से वो वॉर में ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल बात आपकी सही है, ये इस बात को दर्शाता है कि वो दरिंदगी के साथ है, उसका काम ही दरिंदगी है, उसका काम ही हैवानियत है। आप चाहे जापान को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं वियतनाम को ले लीजिए, अभी चाहे आप ईरान को ले लीजिए, या वो सपोर्ट करता है। तो अब मोरालिटी उसके पास नहीं पाई जाती है। दूसरी तरफ से अगर जो इस्लाम के लचीलेपन की आपने बात की, कि इस्लाम जो है वो उसकी तालीमात इस तरीके से है कि सख्त से सख्त हालात में इस्लाम अपने आप को बचा भी सकता है और अपना डिफेंस भी कर सकता है और दुश्मन के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसमें दोनों चीजें, यानी मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का तरीका बताया है, वो आप अभी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ईरान किस तरीके से इसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब जंग तुम करने के लिए जाओ, अपने कमांडर से कहा कि देखो, जब तुम जंग करने के लिए जाना तो फसलों को बर्बाद मत करना, तुम जंग करने के लिए जाना तो हरियाली और पेड़ों को बर्बाद मत करना, तुम जंग करने के लिए जाना, अगर किसी जगह के ऊपर तुम कब्जा कर लेना तो वहां पर बच्चों और औरतों को और बूढ़ों को छोड़ देना, उनके ऊपर हमला मत करना, बल्कि उनके साथ अच्छाई के साथ और नेकी के साथ सलूक करना। तुम वहां पर पानी को बर्बाद मत करना, तुम वहां पर खाने पीने की चीजों को बर्बाद मत करना। जो तुमसे लड़ रहा है तुम उससे लड़ाई करना, तुम उससे मुकाबला करना। ये उसूल बताए इन्होंने। अभी आप देख लीजिए, और यही उसूल ये इसराइल की तरफ से आ रहा है। इसराइल कह रहा है कि ये अमेरिका, अब्दी साहब माफी चाहूंगा, यही उसूल तो जेनेवा कन्वेंशन में भी है। यही जिनेवा कन्वेंशन में भी है कि आप निहत्थों पे वार नहीं करेंगे, सिविलियंस के ऊपर वार नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर आप वार नहीं करेंगे, आप बम्बार्डिंग नहीं करेंगे किसी पुल के ऊपर, किसी ऐसी फैसिलिटीज के ऊपर जिससे आम जनता प्रभावित हो। और ये जिनेवा कन्वेंशन में भी है, जो आपने अपने उससे बताया वो इधर भी है, चाहे उसको मानिए या इसको मानिए, लेकिन दोनों तरफ से ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों यहां पे इन उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं। वही बात आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन इसमें जोड़ दिया और कुछ नहीं। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं आ रहा हूं आपकी बात की तरफ। जिनेवा कन्वेंशन में भी जो है वो तकरीबन इसी से लिया है। दूसरी बात, ईरान, आप ये बताइए कि ईरान ने कितने हॉस्पिटल्स को मारा, कितने स्कूलों को मारा, कितने सिविलियंस को मारा, कौन सा वाटर डिसलेशन सेंटर या जो है जिसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया, कितने पुलों के ऊपर ईरान ने मारा। आप मुझे एक पुल नहीं दिखा सकते हैं, एक वाटर डिसलेशन सेंटर। कुवैत के बारे में बात होती है, कुवैत के वाटर डिसलेशन सेंटर के ऊपर ईरान ने नहीं मारा है, ये फॉल्स फ्लैग है। बल्कि वहां पर बिजली बनाने का कार्यक्रम और पानी डिसलेशन का जो सेंटर है, वहां पर दो एक साथ जो है प्लांट लगे हुए हैं और वहां पर कई बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक जो सर्विस देती हैं, उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर मारा और ये बताया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे प्लांट को भी मार सकते हैं, तुमको प्यासा भी रख सकते हैं, लेकिन जब पानी नाक के ऊपर से चला जाए। लेकिन अभी तक ईरान ने एक भी वाटर डिसलेशन सेंटर पर नहीं मारा, और जब भी ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है। इवन
उसने कहा कि हम तुम्हारे डेटा सेंटर पे मारेंगे, हम गूगल पे मारेंगे, हम फला जगह पे मारेंगे, पर एक लिस्ट जारी की, मगर एक या दो ही जगह के ऊपर मारा, और मारने से पहले भी ये बता दिया कि इस एरिया को लोग छोड़ दें, क्योंकि हमें पब्लिक को नहीं मारना है, पब्लिक यहाँ पे चली जाए, हम वहां पर मारेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर मारेंगे। एक या दो ही बिल्डिंग को मारा और ये मार के बताया कि तुम अगर हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे पुल को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर सकते हो, तो देखो हमारी इज्जत में हो तुम, हमारे रडार में हो तुम, हम मार सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक है कि आइंदा तुम आगे नहीं बढ़ना। इसके अलावा पानी कहीं पर नहीं मारा, हॉस्पिटल कहीं पर, एक हॉस्पिटल आप नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल मारा। अगर किसी होटल के ऊपर मारा है तो कह के मारा है कि यहाँ के ऊपर इस फ्लैट में इस जो है वो क्या कहते हैं मंजिल के ऊपर अमेरिकन छुपे हैं, हमें पक्की खबर है, हम यहाँ पर मार रहे हैं, आप उठा के देख लें। उसके अलावा आरामको के बारे में जो न्यूज आ रही है वो फास्ट फ्लैग है। मुसाद के एजेंट अरब में, अरबिस्तान में यानी सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में पकड़े गए हैं। किस लिए पकड़े गए? बम लगाते हुए पकड़े गए हैं। ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि जहां ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है, और जहां नहीं मार रहा है बार बार कह रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये फास्ट फ्लैग है, ये अमेरिका और इसराइल ये काम करके पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करना चाहते हैं। उसी नेटवर्क में से एक है ईरान का, माफी चाहूँ इजराइल का, और मुसाद इन चीज़ों को पता नहीं लगा पा रहा है। एक ड्रोन जाता है अमेरिकी एम्बेसी में, वो पहले दीवार को छेद करता है, दूसरा ड्रोन आकर उस छेद से अंदर चला जाता है और ब्लास्ट करता है। ये सऊदी अरब में ये चल क्या रहा है? ईरान में है क्या? ये क्या क्या ईरान ने, आप तो चूंकि वहां है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये चीजें हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, ये चीजें इस बार इस जंग में देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको ये वाले क्या कहते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की है अभी ईरान ने, इसको लेके वाकई दुनिया स्पेशली अमेरिका और इसराइल जो है वो अचंभे में है, आश्चर्यचकित है। और मैं यहाँ पर, मुझे इतनी डीपली मतलब जानकारी नहीं है कि रशिया से लिया है, चाइना से लिया है, टेक्नोलॉजी कहाँ से लिया है। मैं यहाँ पर बस आपकी खिदमत में ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी सोच क्या है, उससे मुतालिक एक शहीद कमांडर यहाँ के थे हाजी जादे, जो इससे पहले वाले हमले में क्या कहते हैं 12 रोजा जंग में जारन जो है वो शहीद हो गए थे, या उससे पहले मुझे अभी सही से याद नहीं, जारन 12 रोजा जंग में वो शहीद हुए थे, शहीद हाजी जादे। उनका टीवी के ऊपर हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उन्होंने मिसाइल के बारे में, जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भी इस वक्त जो है दुनिया वालों के सामने नई नई चीजें लेके आ रही है, अलग अलग जो है वो उनके कारनामे दिखने को हमको। मैं दूसरों का वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत जल्दी हाजी जादे साहब से सवाल किया गया कि आप मिसाइल क्यों बना रहे हैं और आपने फाइटर जेट्स क्यों नहीं बनाए। अरबी दुनिया यही सवाल भी कर रही है कि ईरान के पास फाइटर जेट्स नहीं है, उसके पास F-35 है, B-2 बॉम्बर है, रशिया के पास सुखोई है, चाइना के पास उनका अपना जो है वो अभी नाम ध्यान में नहीं है, उनका ये J-10 है, वगैरह वगैरह। आपने क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की इशारा किया कि देखो पहली बात तो हमारे ऊपर सैंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम जनरेशन 5 जो फाइटर जेट्स हैं बनाने की होड़ में जाते, तो अब तक जितना भी हम जोर लगा लेते, जितने भी हम ताकत लगा लेते, जेन 3 से आगे नहीं बढ़ पाते इन 30-40 सालों में। यानी जेन 5 तक पहुंचने से दूर की बात, यानी जेन 3 से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। दुश्मन हमारा जो है वो बहुत कवि और बहुत मजबूत है, लिहाजा हमको एक ऐसी चीज और एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है और कि जो दुश्मन को मात दे सके और उन दुश्मन से 4 हाथ उसमें आगे रहें। तो हम मिसाइल की तरफ गए, हमने ऐसी मिसाइलें बनाई जिसको देख के, खाली मिसाइल नहीं, अल्लाह की बात है, जब ईरान मिसाइल बना रहा है उन्होंने मिसाइल का एक एग्जांपल दिया कि हमने बजाय इसके कि फाइटर जेट बनाते, हमने मिसाइल्स बनाई। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त हम दुनिया में बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम वो होड़ जो चल रही है जिसकी तरफ सब भाग रहे हैं, हम उसकी तरफ भाग कर नहीं गए। हमने जो है वो जंग का नक्शा तब्दील किया, हथियार तब्दील किए, इस तरीके से हमने हथियार बनाए कि हम दुश्मन से 10 साल आगे नजर आ रहे हैं। अगर हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई होती तो इस वक्त हम दुश्मन से 30-40 साल पीछे होते। ये तो थी मिसाल किस चीज की? मिसाइल की।
अब इसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम आप ले सकते हैं, इसी तरीके से आप इंटेलिजेंस को ले सकते हैं। कहा जाता है कि मोसाद की इंटेलिजेंस जो है बहुत हाई फाई एक हवा बनाया गया, सीआईए का जो है वो एक बहुत बड़ा बना के पेश किया गया वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। लेकिन आप ये बताएं कि अब तक अगर छुप नहीं होता, जो छुपने वाले होते हैं वो अभी तक छुपे हुए हैं, उनको ना मोसाद ढूंढ पाया है और ना सीआईए ढूंढ पाया। वो जब चाहते हैं आते हैं बाहर, पब्लिक से मिलते हैं और चले जाते हैं। जो छुपने वाले नहीं थे वो सामने रहते थे, अपने घरों में रहते थे, उनका असैसिनेशन नहीं किया, वो शहीद हो गए। ठीक है, आज तक किसी भी मिसाइल सिटी का पता नहीं लगा पाया है अमेरिका। जहां भी कहता है कि हमने यहाँ के ऊपर जो उनका मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, जहां पर हमने यहाँ पर मारा है, जैसे ही वो बयान आता है वैसे ही वहां से मिसाइल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं तो आगे हैं। तो इस तरह मैंने यही कहा कि मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, मैं इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनके उनकी बात सामने रख रहा हूँ। आगे कहते हैं कि अभी आप देखिए हम इनसे बहुत आगे हैं, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यही तमाम जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं ईरान के, वो यही बात कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, और आगे अभी बहुत कुछ हमारे पास है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो है वो बताती है, और इससे अमेरिका और डर रहा होगा कि ईरान के पास अभी बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने अभी तक किया नहीं है। ईरान के पास अभी सबसे ज़्यादा जो ईरान ने इस्तेमाल किया है इस जंग में अभी तक, ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं, पहले अंशु जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास भी आता हूं, और अब्दी साहब प्लीज़ अगर समय हो तो थोड़ा सा और बने रहिए। अंशु जी, अमेरिका का जो, जी अब्दी साहब आपको जाना मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा बस, तो चलिए एक सवाल लेके और फिर जल्दी से आपको छोड़ता हूं। अमेरिका जो कह रहा है और जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के पास अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच, तो मिसाइलों के बारे में और फिर ड्रोन के बारे में और फिर ऐसे तमाम दूसरे जो हथियार हैं इनके बारे में क्या अंदर खाने ईरान में इसकी खबर भी है क्या, या इस बारे में बिल्कुल वहां बिल्कुल साइलेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की पब्लिक से उन्होंने बता रखा है, पब्लिक को कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। यहाँ जो इनके जनरल्स हैं, जो इनके कमांडर्स हैं, वो रोजाना टीवी के ऊपर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं, उनको पब्लिक देख रही है। और जो चीजें वो बताते हैं, पब्लिक जब रात में आती है, अभी आप जो आपके इस पे चल रहा था, वो जो वहां पर रात में रैली निकलती है और लोग सामने आते हैं, ये मुझे जो लोकेशन में मुझे जो याद आ रही है वो कुम सिटी की है। कुम सिटी का जो है वो तौहीद स्क्वायर है, मैं भी मेरे घर से करीब है, मैं भी तकरीबन ये जो आप दिखा रहे हैं, तकरीबन मैं रात में जो है इस तरह की रैलीज में जाता हूँ, आप लोगों के जरिए मिली है ये तस्वीरें, आप लोगों के जरिए मिली है अब्दी साहब। जी, मैं भी कह सकता हूँ आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। कहने मतलब ये कि इन जगहों के ऊपर आने के बाद 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें वो सारी चीजें बयान करते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो है अभी बहुत ताकत है, हमारी ताकत किस हद तक की है, वो सारी चीजें वो इशारे में बयान करते हैं। ये पब्लिक का जोश और जज्बा जो है ना, वो इसी वजह से बढ़ा हुआ है कि उनके लोग आके उनसे बातें करते हैं, उनसे छुपाते नहीं चीजों को, बल्कि वो भी बताते हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स में हर रात 2-3 शहीद उस शहर के आते हैं, जिनको वहां पर लाकर रखा जाता है, फिर वो जाते हैं के लिए फिनल के लिए। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि पब्लिक का और जो हुकूमत है और जो फौज है और जो उनकी जो IRGC है या क्या कहते हैं नॉर्मल फोर्स है, उनका एक कनेक्शन बना हुआ है। इस वजह से जो है इनका जोश भी बढ़ा हुआ है, जज्बा भी बढ़ा हुआ है, और वफादारी का ऐलान ही रोज ब रोज ज्यादा से ज्यादा करते जाए। कल रात की मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट में गया था रात में, कल रात सबसे ज्यादा मुझे लोग देखने को मिले वहां पे, यानी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैंने अपने फैमिली से कहा कि आज भीड़ ज्यादा लग रही है, कहेंगे हाँ, और उसके बाद भी 11 बजे अनाउंस होता है कि अब खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। इसके बावजूद लोग 1 बजे 2 बजे रात तक रहते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता रहे हैं, छुपा के नहीं रखा है उन्होंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन अब्दी साहब, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं पहले, उनसे भी मैं जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत देर तक सुना।